हेलो स्टूडेंट्स, पिछले भाग में या पिछली वीडियो में हम लोगों ने अब तक मानव नेत्र की संरचना, उसकी समंजन क्षमता के बारे में सीख लिया था और कुछ छोटी छोटी जानकारियां देख ली थी। आज हम सीखते हैं कि दृष्टि दोष किन्हें कहते हैं और उन्हें किस प्रकार दूर किया जाता है। सर्वप्रथम मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि यदि मानव नेत्र देख पाने में असमर्थ है तो इस प्रकार की किसी भी परेशानी को हम दृष्टि दोष में समझते हैं। दृष्टि दोष मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, तो हम उन 3 दृष्टि दोष को इस प्रकार देखते हैं। सबसे पहला दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं। दूसरे दृष्टि दोष को कहा जाता है दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। और तीसरे दृष्टि दोष का नाम होता है जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। हम एक एक करके इन तीनों दृष्टि दोष को समझते हैं। सर्वप्रथम हम समझते हैं निकट दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें जो उस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को पास की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर स्थित चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी कि अगर उससे कुछ मीटर दूरी पर 10-20 मीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है या कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको पढ़ नहीं पाता, पढ़ने में उसको असमर्थता होती है, या फिर दूर स्थित किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, दूर स्थित वस्तु से धुंधली दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में ये अपने नाम से उलट, नाम है इसका निकट दृष्टि दोष, किंतु कौन सी वस्तु नहीं दिखती, दूर की वस्तु इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो अगर आपको या किसी भी व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है या वो मायोपिया से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने वैज्ञानिक रूप से इसको देखें तो क्या होता है वो जरा समझिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वह उस नेत्र के करीब आ जाता है, उस व्यक्ति के नेत्र के करीब आ जाता है। इस बात को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए, कोई भी जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। यानी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अनंत तक की स्थिति पर कोई वस्तु होगी तो उसको देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है। किंतु यदि व्यक्ति किसी दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसका वो जो दूर बिंदु है, जो फिलहाल अनंत था, वो अनंत ना रह करके उसके नेत्रों के पास आ जाता है, 1 मीटर 2 मीटर दूर। और वो डिपेंड करता है कि उसकी दृष्टि दोष कितना ज़्यादा है, भयावह है, उस आधार पर उसका निकट जो दूर बिंदु होता है वो उसके नेत्र के पास आ जाता है। यदि वो अनंत पर नहीं है और उसके नेत्र के पास आ गया है तो फिर उसको अनंत पर स्थित या दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में उसका दूर बिंदु उसके नेत्र के पास आ जाता है, ये उसका दूर बिंदु है। अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो परेशानी ये आती है कि जब दूर स्थित वस्तु से प्रकाश किरणें समांतर रूप में आपतित होती है, तो आप जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होगी या दूर होगी तो वहां से जब प्रकाश किरणें आपतित होगी तो वो समांतर आपतित होगी। तो ऐसी स्थिति में जब प्रकाश किरणें समांतर आपतित होती हैं तो हमारे नेत्र का लेंस उन्हें प्रतिच्छेद तो करता है किंतु वह रेटिना के पूर्व में ही प्रतिच्छेद हो जाती है। जबकि यदि प्रकाश किरणें रेटिना पर प्रतिच्छेद नहीं होगी तो फिर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाएगा, और यदि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाएगा तो हमें वस्तु धुंधली दिखाई देगी। इसके 2 कारण हमें अपनी किताब में लिए गए हैं, हमारे पाठ के अंदर दिए गए हैं। पहला कारण ये होता है कि हमारे नेत्र लेंस का जो वक्र होता है या उसकी वक्रता जो होती है वो फैल जाती है। यानी कि यूं समझ लो कि हमारा ये जो लेंस है ये थोड़ा फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और उससे अधिक पतला वो हो नहीं पाता, क्योंकि जितनी दूर हमें देखना है उतना ही लेंस को पतला होना पड़ेगा। पक्षमापी पेशियां उतना ही उसको खींचती हैं और वो पतला हो जाता है और हमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। किंतु इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के साथ ये होता है कि उसकी पक्षमापी पेशियां थोड़ी शिथिल कम हो पाती हैं और वो उस लेंस को उतना पतला नहीं कर पाती जितना दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए जरूरी है। तो वो दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता क्योंकि वो लेंस मोटा हो जाता है। ये पहला कारण है। तो आप इसको अगर एक लाइन में समझें तो पहला कारण होगा कि नेत्र लेंस का सामान्य से थोड़ा अधिक मोटा हो जाना। और जो दूसरा कारण है वो ये है कि ये जो नेत्र गोलक है, जो हमारा नेत्र गोल होते हैं तो नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाता है। आप सोचिए ये दीवार यानी कि जो रेटिना है, जो पर्दा है, ये पर्दा थोड़ा पीछे खिसक जाएगा तो अपने आप जो प्रकाश किरण है वो पहले ही प्रतिच्छेद हो जाएंगी। तो नेत्र लेंस थोड़ा बड़ा हो जाता है, नेत्र लेंस चौड़ा हो जाता है और नेत्र का गोलक बड़ा हो जाता है। तो आप इस तरीके से 2 कारण याद रखेंगे। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के साथ 2 संभावनाएं हो सकती है कि उसका नेत्र का लेंस जो है वो बड़ा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, या उसके नेत्र का गोलक का आकार भी अधिक हो सकता है। इसके कारण जो प्रकाश किरणें होती है वो रेटिना पर यानी कि दृष्टिपटल पर प्रतिच्छेद करने के बजाय उसके पहले ही प्रतिच्छेद कर देती है, जिससे व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इस समस्या का हल भी है। इस समस्या का हल है संशोधक चश्मे, ऐसे चश्मे जिनमें लेंस लगे होते हैं। किस प्रकार के लेंस? तो यहाँ आप देखिए, यहाँ एक अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया गया है। जब हम अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकाश किरणें जब समांतरित रूप से इस लेंस पर आपतित होती है तो ये लेंस उन्हें फैला देता है, यानी कि उन्हें अपसरित कर देता है। जब प्रकाश किरणें अपसरित होते हुए हमारे नेत्र के लेंस पर आपतित होती हैं तो अब ये प्रकाश किरणें जल्दी से प्रतिच्छेद ना करते हुए
दृष्टि पटल पर प्रतिच्छेद कर पाती हैं। और चूंकि प्रकाश किरणें दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पर प्रतिच्छेद कर पा रही हैं, यानी कि रेटिना पर प्रकाश किरणों का प्रतिच्छेदन हो रहा है, तो इस स्थिति में हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो जब हम चश्मा लगा लेते हैं तो हमें दूर की वस्तु स्पष्ट इसलिए दिखाई देती है, किसी भी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं चश्मा लगा लेने के बाद स्पष्ट इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें पहले चश्मे के अवतल लेंस पर आती हैं, वहां से वो अपसरित होती हैं यानी कि फैल जाती हैं, और फैल जाने के बाद वो हमारे नेत्र लेंस पर आती है, और हमारे नेत्र लेंस के द्वारा वो जल्दी से प्रतिच्छेद होने के बजाय दूर जाकर के रेटिना पर ही प्रतिच्छेद होती हैं। इस लेंस के संशोधक यानी कि इसका जो नंबर होता है, जैसे कि हम चश्मे के नंबर बोलते हैं, जैसे हम आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता कहा जाता है, इस लेंस की क्षमता उतनी होती है जितनी इस प्रकाश किरण को रेटिना पर प्रतिच्छेद करने के लिए पर्याप्त हो। उस आधार पर ऑप्टिशियन जो होते हैं वो हमारे नेत्र के लेंस यानी कि हमारे चश्मे का जो लेंस होता है, उस चश्मे के लेंस का नंबर उसी हिसाब से हमें निर्धारित करते हैं। यानी कि संशोधक चश्मों में जो लेंस होते हैं या संशोधक जो लेंस होते हैं, उनका नंबर या उनकी क्षमता इस आधार पर ही निर्धारित की जाती है कि व्यक्ति को कितने दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। उस आधार पर उस चश्मे का लेंस का नंबर निर्धारित होता है या उसकी क्षमता निर्धारित होती है। तो अब अपन इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं ताकि हम अगले दृष्टि दोष को समझ सकें। सबसे पहले दृष्टि दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष। ध्यान से सुनिएगा, दृष्टि दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। इस दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती। उसके मुख्य कारण है कि ऐसे व्यक्ति का, पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो उसके नेत्र के पास आ जाता है। इस स्थिति में दूर स्थित वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर प्रतिच्छेद ना होते हुए उसके पहले प्रतिच्छेद कर लेती है, जिसके दो कारण हो सकते हैं, या तो नेत्र लेंस चौड़ा हो जाता है या फिर नेत्र का गोलक बड़ा हो जाता है। ऐसी अवस्था में, क्योंकि हम नेत्र के गोलक को तो छोटा कर नहीं सकते, ना हम नेत्र के लेंस को, पक्षमापी पेशियों को शिथिल कर सकते अत्यधिक, तो ऐसी स्थिति में हम एक संशोधक लेंस युक्त चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, जो एक अवतल लेंस होता है, जो एक अपसारी लेंस होता है, और यह लेंस सर्वप्रथम आने वाली समांतरित प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, और जब वो प्रकाश किरणें प्रतिच्छेद करती हैं तो वो एग्जैक्टली रेटिना पर ही प्रतिच्छेद करती हैं। इस अवस्था में हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है या नेत्र पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और हमें वह दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब हम चलते हैं दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, इस दृष्टि दोष से संबंधित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास स्थित वस्तु से स्पष्ट दिखाई नहीं देती। हम जनरली पास स्थित देखने वाली वस्तुओं में कभी कुछ पढ़ते हैं या कोई चित्र देखते हैं, या अगर हम घर का कोई काम कर रहे हैं तो हम छानने या बीनने का कोई काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम एक एक बिंदु जैसी स्थिति को, जैसे हम पढ़ भी रहे हैं तो हम अक्षर को टारगेट करते हैं, तो हम बिंदु आकार की वस्तुओं को एक एक करके देखते हैं जब हम पास स्थित वस्तु को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जब पास स्थित वस्तु को देखते हैं और यदि हम उस दोष से पीड़ित हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हैं, हाइपरमेट्रोपिया से प्रभावित हैं, तो हमें उस पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, हमें वह वस्तुएं धुंधली दिखाई देंगी। इस स्थिति में होता यह है कि जो सामान्य हमारा निकट बिंदु होता है जिसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला जाता है। यानी कि ये तो सामान्य दूरी की व्यक्ति की निकट बिंदु की दूरी हो गई, किंतु पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु थोड़ा और अधिक दूर चला जाता है। जैसे कि निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु पास आ जाता है, ऐसे इसमें निकट बिंदु दूर चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में यदि यहां पर प्रतिबिंब बने तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। इसके दो कारण बताए हैं। पहला कारण, नेत्र का जो लेंस है वो पतला हो जाता है और नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है। आप देखिए, सामान्य नेत्र के मुकाबले ये गोलक छोटा ही बनाया गया है ताकि आप इसको याद भी रख सकें। तो नेत्र का गोलक थोड़ा छोटा हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चल करके आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात, हमारे अभिनेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात वे रेटिना पर प्रतिच्छेद ना होते हुए उसके पीछे प्रतिच्छेद होती है। इस स्थिति में भी प्रतिच्छेदन रेटिना पर नहीं हो रहा है और ऐसी स्थिति में हमको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, या यूं कहें कि वस्तु धुंधली दिखाई देती है, पास स्थित वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इस समस्या के हल के लिए हम एक उत्तल लेंस यानी कि एक अभिसारी लेंस का उपयोग करते हैं। यह लेंस वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, यानी कि थोड़ा सा केंद्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है। और जब इकट्ठा करी हुई या केंद्रित करी हुई प्रकाश किरणें हमारे नेत्र लेंस पर आती हैं तो नेत्र लेंस उन्हें और जल्दी इकट्ठा कर देता है, जिससे वह प्रकाश किरणें रेटिना पर ही प्रतिच्छेद हो जाती हैं। अब चूंकि प्रतिच्छेद रेटिना पर ही हो रही है, इसलिए हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको दिमाग में रखनी है कि दूरदृष्टि दोष में हमें निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके जो मुख्य कारण है, इसका जो मूल कारण है वह यह है कि जो निकट बिंदु है वह 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला जाता है।
इस समस्या में दो और चीजें होती है कि नेत्र के गोलक का आकार छोटा हो जाता है या नेत्र का लेंस जो है वो पतला हो जाता है। इस अवस्था में जब प्रतिच्छेद करती हैं प्रकाश किरणें तो वो रेटिना के पीछे प्रतिच्छेद करती हैं, और रेटिना के पीछे जब प्रकाश किरणें प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जब हमें निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देखना है तो हम संशोधक लेंस के रूप में यहाँ पर एक उत्तल लेंस युक्त चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रकाश किरणें अभिसरित हो जाती है, कुछ हद तक अभिसरित हो जाती हैं, और ये अभिसरित प्रकाश किरणें या अभिसारी प्रकाश किरणें जब हमारे नेत्र लेंस पर आती हैं तो नेत्र लेंस इन्हें और अधिक अभिसरित करता है, जिससे प्रकाश किरणें दूर पीछे जाकर के प्रतिच्छेद करने के बजाय रेटिना पर ही प्रतिच्छेद कर देती है, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष अपने नाम के विपरीत होते हैं। निकट दृष्टि दोष में हमें दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता, दूरदृष्टि दोष में हमें निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। एक तीसरा दृष्टि दोष भी है, उसका नाम है जरा दूरदृष्टि दोष। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। तो जब हमारी उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, जब हमारी उम्र अधिक हो जाती है तो अधिक उम्र के साथ हमारे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता का अर्थ क्या होता है? दूर या पास स्थित वस्तुओं को आसानी से फोकस करने की क्षमता। तो हम इस क्षमता को समय के साथ खो देते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो बुढ़ापे में होने वाला दूरदृष्टि दोष, यानी कि जब भी हम बुजुर्ग लोगों को देखते हैं, हमारे घर परिवारों में भी जो बुजुर्ग लोग होते हैं या अधिक उम्र के लोग होते हैं जिनकी उम्र 40-50 वर्ष से अधिक होती है, उन्हें पास स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में चश्मे का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो दूरदृष्टि दोष में चूंकि पास का नहीं दिखता, तो बुढ़ापे में जब अपने को पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो हम उस दृष्टि दोष को जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। चूंकि यह दृष्टि दोष बुजुर्ग पने में होता है, बुढ़ापे में होता है, तो जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ दूरदृष्टि दोष ही होगा। जब हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है तो हमारी पक्षमापी पेशियों में शिथिलता और सिकुड़न दोनों ही कम हो जाती है। तो हमारा नेत्र लेंस दोनों ही प्रकार की समंजन क्षमताएं थोड़ी कम कर देता है, यानी कि खो देता है। तो इस स्थिति में हमें द्विफोकल लेंस का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। द्विफोकल लेंस एक ऐसा या द्विफोकसी लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसमें दोनों ही प्रकार के लेंस एक साथ होते हैं। जहां ऊपर की ओर उसमें अवतल लेंस होता है, वहीं नीचे की ओर उत्तल लेंस होता है। नीचे की ओर उत्तल लेंस होने से हमें पास स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में आसानी होती है, और दूर की ओर ऊपर की ओर अवतल लेंस होने पर हमें दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में आसानी होती है। तो हम द्विफोकसी लेंस या द्विफोकल लेंस का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है जरा दूरदृष्टि दोष। 3 मुख्य दृष्टि दोष होते हैं। इसके अलावा एक दृष्टि दोष और होता है जिसे हम कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद एक ऐसी समस्या है जिसमें हमें हमारे नेत्र के गोलक या लेंस में कोई समस्या नहीं होती है। दरअसल यहाँ पर लेंस के ऊपर कुछ कोशिकाओं का जमावड़ा हो जाता है, जिसके कारण हमें धुंधला या दूधिया दिखाई देता है। इस समस्या का हल किसी भी चश्मे के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ लेंस के ऊपर एक परत जम चुकी होती है। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन के द्वारा उस परत को निकाल दिया जाता है, और चूंकि वह परत जैसे निकलती है हमें फिर स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। तो ये कुल 3 या 4 हमारे दृष्टि दोष होते हैं, जिसमें से 3 दृष्टि दोष जो होते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टि दोष, इनका हल तो हम संशोधक लेंस युक्त चश्मों से कर सकते हैं, किंतु जो मोतियाबिंद है उसका इलाज हमें ऑपरेशन के माध्यम से ही करना होता है, क्योंकि इसमें लेंस की सफाई करनी होती है। तो लेंस को साफ करके उसके ऊपर जमी हुई परत को हटा करके हम उससे स्पष्ट देख सकते हैं। तो मोतियाबिंद वाली स्थिति में जो कोशिकाओं का जमावड़ा हो जाता है, जो झिल्ली के रूप में जो जमावड़ा हो जाता है, उसको ऑपरेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं, और निकाल करके और फिर व्यक्ति सामान्य स्थिति में देख सकता है। आपकी बुक में इसके बाद में एक नेत्रों को दान करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं चाहता हूं कि आप उसको स्वयं पढ़ें, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे द्वारा समझाया जाए। एक सामान्य जानकारी है और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है नेत्रदान को लेकर के। तो आप उसको स्वयं पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हमें समझना है प्रिज्म की स्ट्रक्चर को। तो चलिए हम देखते हैं प्रिज्म किस प्रकार कार्य करता है। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझने के पहले कुल 4 हमारे प्रश्न हैं, जो चैप्टर के बीच में हमारे प्रश्न होते हैं। हम एक एक करके उनको समझ लेते हैं, उनसे डील कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है वह नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह दूर और पास स्थित वस्तुओं को देखने में फोकस दूरी का समायोजन कर लेता है, उसे ही हम उसकी एक समंजन क्षमता कहते हैं। इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से आपकी किताब में दी हुई है, आप वहां से इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। आप समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। निकट दृष्टि दोष है, इसलिए दूर का नहीं दिखेगा। कितने दूर का नहीं दिख रहा है? 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर, मतलब इसका दूर बिंदु कहाँ आ गया है? 1.2 मीटर पर। इसके बाद का इसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है।
इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो सीधी सी बात है, निकट दृष्टि दोष का हल होता है अवतल लेंस से, तो हमें एक अपसारी या फिर अवतल लेंस का इस्तेमाल करना होगा और उससे युक्त चश्मे का इस्तेमाल करना होगा, जिससे ये समस्या हल हो सकती है। यानी कि इसका उत्तर रहेगा अपसारी या फिर अवतल लेंस। तीसरा प्रश्न है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु से कितनी दूरी पर होते हैं? नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? तो जो दूर बिंदु होता है उसकी दूरी तो नेत्र से अनंत होती है, और जो निकट बिंदु होता है उसकी दूरी नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर होती है। ये इसके उत्तर हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो निश्चित रूप से कक्षा के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, जो स्टूडेंट जो सबसे आखिरी में बैठा हुआ है, यदि उसे ब्लैक बोर्ड देखने में या बोर्ड देखने में परेशानी आ रही है तो वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि उसके नेत्र से लगभग 3-4 मीटर दूरी पर स्थित बोर्ड अगर उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा तो वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि उसको दूर स्थित बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। इस समस्या के हल के लिए उसे अपसारी या फिर अवतल लेंस युक्त चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन आते हैं प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन पर। यहाँ आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, जिस क्रियाकलाप को आप लोग को स्वयं पढ़ना है। हम उसके बाद की स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिज्म को समझ लेते हैं। प्रिज्म किस प्रकार का होता है उससे परिचित हो जाते हैं। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके अंदर ये कांच का बना हो सकता है या फाइबर का बना हो सकता है। जनरली कांच का प्रिज्म होता है, जिसमें कुछ फलकें होती है। इसकी 3 फलकें पार्श्व होती है, यानी कि समतल होती है, जबकि 2 फलकें त्रिभुजाकार होती है। यदि हम प्रिज्म को साइड से देखें तो वो कुछ हमें इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें 3 फलकें पार्श्व होती है, यानी कि चौकोर होती है, या यूँ कहें कि समतल होती है, और जो 2 फलकें होती है वो त्रिभुजाकार होती है। तो अगर इसे सामने से देखा जाए तो हमें त्रिभुज या प्रिज्म जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, त्रिभुजाकार दिखाई देता है। अगली बात यहाँ पर यह है कि इसकी 2 पास वाली पार्श्व फलकों, यानी कि समतल फलकों के बीच में जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहा जाता है। आप इस शब्द को जरूर याद रखिएगा, इसे प्रिज्म कोण कहा जाता है। 2 पार्श्व फलकों के बीच वाले कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि क्रियाकलाप हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी भी प्रिज्म पर इस दिशा में आपतित होती है, जैसे कि यहाँ पर आपतित किरण है PQ और वो बिंदु E पर यहाँ पर आपतित हो रही है, तो यहाँ उसका अपवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश किरण वायु से कांच के बने हुए प्रिज्म में प्रवेश कर रही है। अपवर्तन के फलस्वरूप वो इस अभिलंब n से की ओर झुकते हुए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये I है और यहाँ R का मान I से कम आएगा, क्योंकि वस्तु या प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ I का मान अधिक है जबकि R का मान कम है, तो यहाँ अपवर्तन हो गया। अपवर्तित किरण जो है वो EF है, और इस अपवर्तित किरण का पुनः एक बार यहाँ इस बिंदु F पर एक बार और अपवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरण प्रिज्म से यानी कि कांच से पुनः वायु में जा रही है। तो ये निकलने वाली किरण को हम निर्गत किरण बोलते हैं, क्योंकि इसे इंग्लिश में इमर्जेंट रे कहा जाता है, इसलिए इस कोण को हमने E से प्रदर्शित किया है। ये एंगल ऑफ इमर्जेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि निर्गत कोण को। तो ये है आपतन कोण I, ये है अपवर्तन कोण R। एक और आपतन कोण आप यहां पर बना सकते हैं, क्योंकि यहां पुनः इस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है जबकि वो बाहर जा रही है, और बाहर निकलने पर वो जिस कोण को बनाती है अभिलंब के साथ में, उस कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं या एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। तो यहां पर n व m अभिलंब का कार्य करते हैं, जो क्रमशः AB फलक और AC फलक पर लंब है। ठीक है ना, अभिलंब लंबी होता है समतल पर। इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रकाश किरण इस दिशा में आती है और पुनः इस दिशा में निकल जाती है। आप स्वयं देखेंगे कि प्रकाश किरण की मूल दिशा से वो कितनी अधिक भटक गई। यदि हम निर्गत किरण और आपतित किरण को मिलाने का प्रयास करें तो उसके लिए हमें आपतित किरण को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, कुछ इस दिशा में। अगर यहाँ ये प्रिज्म नहीं होता तो आपतित किरण इस रूप में आगे निकल जाती, जबकि ये जो निर्गत किरण है जो आगे की तरफ निकल गई है, यदि हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में एक कोण प्राप्त होता है, जो यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ बना रहा हूँ। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। इसे इंग्लिश में एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है और हिंदी में इसे विचलन कोण कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रकाश किरण अपने मुख्य मार्ग से इतना अधिक विचलित हो चुकी है, तो जिस कोण पर वह विचलित होती है उस कोण को विचलन कोण कहा जाता है, या फिर इसको एंगल ऑफ डेविएशन भी बोलते हैं। तो यह विचलन कोण कहलाता है। प्रिज्म अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरण को अत्यधिक विचलित कर देता है या उसको एक अधिक कोण पर अपने मार्ग से भटका देता है, क्योंकि उसका आकार ही कुछ इस प्रकार का होता है कि वह अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरण को अत्यधिक
अधिक विचलित कर देता है। जिस कोण पर वह प्रकाश किरण को विचलित करता है उसे विचलन कोण भी कह सकते हैं या एंगल ऑफ डेविएशन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिज्म से और क्या क्या क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, या श्वेत प्रकाश यदि किसी प्रिज्म पर आपतित करवाया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा, अब अपन अगले रूप में देखते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार होता है। प्रकाश के विक्षेपण का अर्थ ये होता है, आप ये जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है वो सिर्फ एक श्वेत प्रकाश नहीं है, वह अपने 7 अवयवी वर्णों का योग है। यानी कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश में 7 अवयवी रंग होते हैं या 7 अवयवी वर्ण होते हैं। अब प्रिज्म ये करता है कि जब इस पर श्वेत प्रकाश की कोई प्रकाश किरण आपतित करवाई जाती है तो वह प्रकाश किरण प्रिज्म से जब गुजरती है, जब प्रिज्म से होकर के निकलती है, तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। कुछ इस प्रकार, जब श्वेत प्रकाश को हम आपतित करवाते हैं किसी प्रिज्म के ऊपर तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में इस प्रकार विभक्त हो जाता है। हर रंग अपने सीक्वेंस के हिसाब से, अपने क्रम के हिसाब से हमेशा उसी क्रम में जमा हुआ मिलता है। यदि हम प्रिज्म को बदल दें और ये चाहें कि ये सीक्वेंस बदल जाए या ये क्रम बदल जाए तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल एक निश्चित क्रम में हमको स्पष्ट रंगों का एक ग्रुप दिखाई देता है, एक बैंड दिखाई देता है जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी कि रंगों का यही क्रम स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस क्रम को हम विबग्योर से याद रख सकते हैं, या अगर हम हिंदी में सीखें तो हम बैंजानी हपी नाला, बैंजानी हपी नाला से इसको याद रख सकते हैं। विबग्योर इंग्लिश शब्द है जिससे हम इन रंगों का या इन वर्णों का क्रम याद रख सकते हैं। सबसे पहले वी यानी कि वायलेट, ठीक है ना, यानी कि बैंगनी, फिर इंडिगो यानी कि जामुनी, फिर ब्लू यानी कि नीला, उसके बाद में जी यानी कि ग्रीन यानी कि हरा, उसके बाद में वाई यानी कि येलो यानी कि पीला, फिर ओ यानी कि ऑरेंज यानी कि नारंगी या फिर ऑरेंज कलर, और फिर आर यानी कि रेड यानी कि लाल रंग। तो इस प्रकार बैंजानी हपी नाला या फिर विबग्योर से हम इसको याद रख सकते हैं। ये 7 रंगों का जो क्रम होता है ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता। हमेशा हमें बैंगनी रंग सबसे नीचे और हमेशा लाल रंग सबसे ऊपर मिलता है, या जामुनी रंग सबसे नीचे या नीला रंग सबसे नीचे और लाल रंग हमको सबसे ऊपर मिलता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो आपको बता दिए जाने आवश्यक हैं। आपको ये समझना चाहिए कि श्वेत प्रकाश में जो विभिन्न वर्ण होते हैं उनकी हर एक की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। जहां लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है वहीं नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जिस वर्ण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है उसका विचलन सबसे अधिक हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, इसीलिए बैंगनी रंग आप खुद देखिए, यहाँ से जब श्वेत प्रकाश निकला तो बैंगनी रंग कितना अधिक विचलित हो गया, वो सबसे अधिक मुड़ा, सबसे अधिक ज़्यादा झुका। तो चूंकि बैंगनी रंग सबसे अधिक झुका है तो इसका कारण ये है कि उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम होती है। और लाल रंग सबसे कम झुका है, निकला तो लाल रंग भी झुक कर ही है, क्योंकि सीधी सी बात है प्रिज्म अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को विचलित कर देता है। थोड़ी देर पहले हमने विचलन कोण के रूप में इसे सीखा और जाना भी था। तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, कारण कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि तरंग दैर्घ्य का इससे क्या संबंध होता है, तो जिस वर्ण की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होती है उसकी गति किसी माध्यम में उतनी ही अधिक होती है। तो चूंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है इसलिए उसकी गति भी बहुत अधिक होती है, तो वो जल्दी से यहाँ से निकल करके और सीधे ऊपर की तरफ निकल जाता है। जबकि चूंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है इसलिए उसकी गति भी कम होती है, तो वो कम गति के कारण आसानी से विभिन्न कोणों पर मुड़ते हुए अधिक झुकते हुए नीचे की ओर प्राप्त होता है। और बीच के रंगों का क्रम इसी प्रकार होता है, यानी कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य यदि लाल की है तो उससे कम ऑरेंज की यानी कि नारंगी की, उससे कम पीला, उससे कम हरा, उससे कम नीला, उससे कम बैंगनी या जामुनी और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको देखना है, ये सारी चीज़ें आप लोग को दिमाग में रखनी है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसको और प्रकाश के विक्षेपण को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्रकाश का विक्षेपण का अर्थ क्या होता है, श्वेत प्रकाश का किसी कांच के प्रिज्म द्वारा अपने 7 अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। यह आप लोग दिमाग में रखिएगा। इस विक्षेपण पर आधारित एक बहुत महत्वपूर्ण नेचुरल घटना होती है, एक प्राकृतिक घटना होती है जिसे इंद्रधनुष का बनना कहा जाता है। वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करके रखिएगा। मैं अगले वीडियो में इंद्रधनुष के बनने के कारण को से लेकर के आगे आने वाले वायुमंडलीय अपवर्तन तक के टॉपिक्स को हम लोग उसमें कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।